नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो जीके जीएस की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें टोटल 30 वीडियो आने वाली है, उन 30 वीडियो में से आज आप 10वीं क्लास को वॉच कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको 9 वीडियो प्रोवाइड करा दिया है तथा जो बच्चे पीडीएफ ग्रुप में हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। देखिए दोस्तों, मैं बहुत लिमिटेड कंटेंट ही प्रोवाइड कराता हूं, तो ये क्लास रेलवे के विभिन्न एग्जाम पे एप्लीकेबल है, किसी पार्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहें, है ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि मैं भर दिन में 5 वीडियो पढ़ाता हूँ कि आप तंग आ गए हो, ऐसा तो नहीं है। तो आप जो है यहाँ पे आप टाइम की पूरी वैल्यू आपको मिलेगा, तो बिल्कुल न घबराएं। जैसा कि आप अगर पहले से जुड़े हैं तो जानते ही होंगे कि एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं और ये फैक्ट काफ़ी जहरीली होती है ना। देखिए, टुडे एग्जाम का कोई सा भी कंटेंट आपको चाहिए, है ना, ई बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए, रेलवे, यूपीपी, बिहार एसएससी, है ना, तो आप इस व्हाट्सअप नंबर पे जो है मैसेज कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी मैसेज के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पिछले दिन एसएससी जेई का एग्जाम हुआ, मैं शुरू से ही बोलते आया हूँ कि जो ई बुक बनाया गया है एसएससी के एग्जाम में एवरेज से ज़्यादा 70%, 75% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको जो है सिर्फ ई बुक बनवा के देगा। ठीक है भाई, विश्वास कीजिए। अभी एसएससी जेई का पिछले दिन एग्जाम हुआ, बहुत सारे बच्चे ने कमेंट कर रखा है कि 25 से 28 क्वेश्चन एज इट इज ई बुक से आया। मैं गारंटी देना चाहता हूँ, इस बात की विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपको कि भाई 447 पेज की ये ई बुक है। अभी हमको लग रहा है कि 30 से 32 दिन इसको रिलीज किए हुआ है। 30-32 दिन में कोई बिरले ही महारथी बच्चा होगा जो 447 पेज जो है पढ़ के और याद करने के पर्पज से पढ़ा होगा, याद रख पाया होगा। मान लीजिए इसे अच्छे से तैयारी किया जाए, है ना, तो ये आंकड़े जो 25 से 30 आप देख रहे हैं, ये आंकड़े 40 एवब भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, टेस्ट भी हो गया आपके सामने इस ई बुक का, है ना, तो आप लोग भी ले सकते हैं एसएससी के एग्जाम के लिए रामबाण। और एक सीरीज चल रही है 30 वाला, अगर वो दोनों ले लें तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है और आपकी एग्जाम बेहतर हो जाएगी, ये गारंटी। चलिए, आज का प्रश्न है आरबीआई, एसबीआई, सेबी। आज मैंने एक प्रश्न रखा है जिसमें कई सारे आप जो है यहाँ पे एब्रिविएशन देखेंगे जो संस्थागत है। इस संस्था क्या काम करती है, कब स्थापित हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्तमान चीफ कौन है, इस सब के बारे में थोड़ा सा आपको रिफ्रेश कर देता हूं ताकि आपको लगे, है ना, कि जो भूल रहे थे वो फिर से रिकॉल हो गया है। देखिए, आरबीआई क्या है? भारत के मामले में ये केंद्रीय बैंक है ना, भारत के मामले में ये केंद्रीय बैंक है। भारत के मामले कहने का मतलब प्रत्येक कंट्री का अपना एक केंद्रीय बैंक होता है। जैसे अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो वहां के केंद्रीय बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व बैंक। ठीक है भाई, तो आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1935 में होती है। और राष्ट्रीयकरण कब होती है? 1949 में होती है। स्थापना जो हुई वो कौन से कमेटी के अनुसार हुई थी? तो हिल्टन यंग कमेटी के अनुसार हुई थी। इतने बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आरबीआई का प्रमुख काम में क्या आ जाएंगे? तो मौद्रिक नीति बनाता है, करेंसी जारी करता है यानी नोट छापता है ना, कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कराता है, एमएफआई कंपनी को रेगुलेट करते हैं, है ना, और ये बैंकर का काम करता है। ये आरबीआई का इतना काम है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर की बात करेंगे तो ओसबर्न स्मिथ साहब थे, है ना, ओसबर्न स्मिथ साहब थे। और वर्तमान गवर्नर जो है आपका उर्जित आर पटेल साहब हैं, यूआरपी साहब। इसके अलावा जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो सीडी देशमुख साहब थे। तो जैसा प्रश्न पूछेगा वैसा आंसर देना है। आरबीआई की लोगो ग्रुप डी 2022 में पूछा गया था। तार के वृक्ष का साइन होता है आपके आरबीआई के लोगो में। इनके अलावा इसके हेडक्वार्टर मुंबई में बता ही दिए थे। इसके अलावा एसबीआई जो है अभी सार्वजनिक क्षेत्र कहने का मतलब अगर आप सिंपल भाषा में कहे तो जो गवर्नमेंट सेक्टर की बैंक है, जो सरकारी बैंक हम जिसे कहते हैं, तो एसबीआई सबसे बड़ी बैंक है विस्तारिता के आधार पे। ठीक है, एसबीआई को 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के जगह पे स्थापित किया गया था। सेम वैसे ही जैसे योजना आयोग के जगह पे 2015 में नीति आयोग को स्थापित किया गया था, है ना, या फिर योजना आयोग को नीति आयोग से रिप्लेस किया गया था, आप कह सकते हैं। तो उसी प्रकार से जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसको एसबीआई के थ्रू रिप्लेस किया गया था 1955 ईस्वी के अंदर। ठीक है, एसबीआई का अभी ब्रांड एम्बेसडर एमएसडी को बनाया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो इन दोनों का काम हो गया। अब हम आते हैं आगे, सेबी। ये क्या है भाई? ये जो शेयर मार्केट होता है, जो स्टॉक होल्डर वगैरह, तो यहाँ पे आपकी शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली जो संस्था है इंडिया में सबसे बड़ी, ये आपकी सेबी है। सेबी का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है? तो ये भी मुंबई के अंदर है। स्थापना की बात करेंगे 1988 में हुआ था। और इससे एक एडिशनल क्वेश्चन निकल के बाहर आया
कि सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, तो ये बनी थी माधवी पुरी, है ना। तो एक क्वेश्चन ये। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया अभी अभी मैंने बात कर लिया, 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, 1955 में एसबीआई बन गया था ये। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति के अनुशंसा पे हुआ था, है ना, शिवरामन समिति के अनुशंसा पे हुआ था, है ना। और ये कृषि सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में टॉप संस्था है। इरडा की स्थापना जो है ये आपका 1999 में हुआ था। इसकी हेडक्वार्टर की बात करेंगे हैदराबाद में है, और काम की बात करेंगे तो ये बीमा क्षेत्र में काम करता है। सिडबी क्या है, तो सिडबी जो है ये लघु विकास बैंक है। इसकी स्थापना 1990 में हुआ था। इस पे जो कमेटी जो सुझाया कि भाई इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए, उनका नाम था आबिद हुसैन कमेटी। इसके अलावा इसकी मुख्यालय कहाँ पे है, बुरा न माने आप, लखनऊ में है ना। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 1969 में, है ना, 1969 में। और इसरो का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे, बेंगलुरु में है। और वर्तमान में जो इसके चीफ हैं एस सोमनाथ साहब हैं। कौन है, एस सोमनाथ साहब हैं। इसरो का भी बहुत सारे प्रोजेक्ट जैसे गगनयान, आदित्य L1, चंद्रयान 1 फर्स्ट 1 सेकेंड 3rd, ये सब आपने देखा। इसके अलावा DRDO, ये भी रक्षा से जुड़े हुए संस्था है भारत का। DRDO के जो मुख्यालय है ये दिल्ली के अंदर है। वर्तमान जो चीफ है ये समीर V कामत साहब हैं, है ना। और इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1958 को 1 जनवरी 1958 को हुआ था। BSE ये क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में होता है। ये एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, यानी इंडिया का भी सबसे पुराना होगा। ये है ICAR, ये कृषि सेक्टर से कृषि परिषद है। इसकी स्थापना 1916 में हुई थी, है ना। इसके अलावा ये है भाई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो PM ही होते हैं, अब ऐसा नियम बना दिया गया है। इसके अलावा है ये IOC, इंडियन ओलंपिक कमेटी, भारतीय ओलंपिक संघ। इसकी स्थापना 1927 में हुआ था, है ना। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो दोराबजी टाटा साहब थे। और वर्तमान अध्यक्ष जो है ये PT उषा मैडम है। और PT उषा मैडम जो है ये फर्स्ट लेडीज भी है इसमें अध्यक्ष बनने वाली। इसके अलावा ये है दादा BCCI की स्थापना 1928 में हुआ था। हेडक्वार्टर की बात करेंगे मुंबई में है। वर्तमान अध्यक्ष की बात करेंगे रोजर बीनी साहब हैं, है ना। और इसके सचिव जयशाह साहब हैं। तो ये कुछ संस्था जो आपने 10 से भी ज़्यादा संस्था देखा और इसके बारे में खुद को रिफ्रेश किया। चलते हैं, शुरू करते हैं पहले प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम किस सिद्धांत के द्वारा नियंत्रित होता है। देखिए, परमाणु में किसी भी चीज़ के जो परमाणु होते हैं 3 चीज़ होते हैं। सबसे पहले एक कक्षा होते हैं, कोई भी कक्षा, मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको ड्रॉ करके बताऊँ। देखिए परमाणु है, ये कक्षा है ना। ये मान लीजिए K कक्षा है, L कक्षा है, M कक्षा है। बीच में होता है जी नाभिक, जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में आपका क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो भी माजरा है वो क्या रहता है, सेल के अंदर रहता है, जो स्पिन करता रहता है, चक्कर काटता रहता है। ठीक है भाई। तो JKL ये क्या हो गया, ये आपका सेल हो गया। और सेल का भी सब सेल होता है जिसे हम SPDF कहते हैं, जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वहाँ पे आप यूज कर पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ जो प्रश्न है ये पूछा गया है ना। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संख्या के योग को क्या कहते हैं, तो आप कहोगे मास कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं ना, भार कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं, जो भी आप कह सकते हो। ठीक है। यहाँ मैं क्या बोलना चाह रहा था कि जो उपकोष है, जो SPDF, जैसे कि मैंने अभी कहा कि भाई KLMN जो है ये तो कक्षा हो गया, और कक्षा का बेटा उपकक्षा, तो बेटा में कौन कौन से हैं, SPDF। तो इस SPDF में जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है ना, तो ये किस सिद्धांत के द्वारा जो है आपको वेरीफाई होता है या किस सिद्धांत के अनुसार भरती है, तो आप कहोगे ऑफ-बॉस सिद्धांत के अनुसार। किसके अनुसार, ऑफ-बॉस सिद्धांत के अनुसार। ठीक है। इसके अलावा परमाणु के उपकोषों के भरने का क्रम का नियंत्रण ऑफ-बॉस सिद्धांत के अनुसार होता है। यहाँ पे हमने लैंग्वेज में लिख दिया है, ये प्रश्न से ही निकला हुआ है। इसके अलावा किसी भी कक्ष के उपकक्ष, अब यहाँ पे एक ही चीज नहीं है, कक्ष के उपकक्ष, है ना। कक्ष मान लीजिए कि आपका K है, इसका उपकक्ष मान लीजिए S है। ठीक है। तो किसी भी कक्षा की उपकक्षा यानी किसी भी सेल के सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन पहले एक एक कर भरता है, कहने का मतलब है ना, जैसे आपका P है, P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मतलब 3 इस प्रकार के खांचे होते हैं और एक खांचे में 2 इलेक्ट्रॉन समाते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है ना, पहले एक ही डायरेक्शन में होता है। इन तीनों सेल में पहले ऐसे एक लाइन, मतलब एक दिशा में फिल हो जाएंगे, फिर पेयर बनाना स्टार्ट करेगा।
है ना। ऐसा नहीं कि पहले एक फिल होता है फिर दूसरे में जाता है, ऐसा नहीं, पहले एक डायरेक्शन में एक साथ फिल हो जाएगा फिर पेयर बनाना स्टार्ट करेगा। तो ये जो कक्षा के उपकक्षा इलेक्ट्रॉन से भरने की जो क्रिया है ये हुंड का नियम बताता है। कौन बताता है भाई कि पहले एक एक करके कक्षक में भरेंगे फिर जो है पेयर बनाना स्टार्ट करेगा, तो हुंड का नियम। यहाँ पे आपने इस प्रश्न से दो चीज सीखा कि उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन जो फिल होता है वो आता है आपका अफवाह सिद्धांत से, और सभी उपकक्ष में पहले जो एक एक करके इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं ये हुंड का नियम बताया है, और पेयर बाद में बनाते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज समझ गए। कक्षा क्या होता है KLMN, इसको हम KLMN से इंडिकेट करते हैं, और उपकक्षा क्या होता है SPDF। अब इसके बाद आगे की बात करते हैं। देखिए आपके एग्जाम में लाखों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, SSC हो चाहे रेलवे चाहे राज्य सरकार, कि भाई किसी भी है ना कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। हमने कहा KLMN ये कक्षा है, इसे हम 1 2 3 4 अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर से हट के बात करें तो 1 2 3 4 मान लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा कक्षा, है ना। तो हमने कहा था कि भाई किसी भी परमाणु के कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस कक्षा के वर्गों का, उस कक्षा के वर्गों की दुगुनी होती है। किसी भी केस में वर्गों की दुगुनी होती है, यही चीज यहाँ पे लिखा है। देखिए महत्तम इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखा है किस चीज में, कक्षा में, यहाँ उपकक्षा में और यहाँ कक्षक में हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये कक्षा में जब होगा तो क्या होता है, किसी भी जो आपका कक्षा क्रमांक है उसके वर्गों की दुगुनी, इसीलिए यहाँ पे 2n² लिखा है। n का वैल्यू 1 2 3 4 आता जाएगा, इलेक्ट्रॉन 2 8 18 32 होते जाएंगे। अब 1 2 3 4 अपने मन से आती है क्या, नहीं आता है। हमने अल्फाबेटिकल जो KLMN का नाम दिया है उसी को हम 1 2 3 4 मान लेते हैं कि भाई K पहला कक्षा है ना, स्टैंडर्ड है एक, आप ABCD भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन एक स्टैंडर्ड है KLMN, और SPDF जो है सब सेल का नाम दिया गया है, तो यही स्टैंडर्ड जैसा चलता आया है चलने दीजिए। ठीक है, तो ये K में जो है आपका क्या हो जाएगा, मान लीजिए K पहला कक्षा है तो K बराबर 1 है ना, L बराबर 2, M बराबर 3 और n बराबर 4 हो जाएगा। हमने कहा कक्षा के स्क्वायर की दुगुना होती है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो K वाले में क्या हो जाएगा, पहला कक्षा है 1 का स्क्वायर गुने 2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरे वाले में 2 का स्क्वायर गुने 2 तो कितना, 2 दूना 4 दूनी के 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तीसरे वाले में m का वैल्यू 3 है, यानी तीसरा कक्षा है तो 3 का स्क्वायर गुने 2, 3 दूना के 3 तिया के 9 दूना के 18 होगा। चौथे वाले में 4 चौका 16 दूना 32। तो ये चीज़ समझ में आ गया। अब ये चीज़ समझ में तो आ गई कि भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं प्रत्येक सेल के अंदर। अब सेल में जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर होते हैं वो किस आधार पर भरते हैं, तो बोरबरी के नियम के अनुसार। अभी आपने अफवाह देखा, हुंड देखा, अब देखिए बोरबरी के नियम के अनुसार सेल में जो है मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन फिल होने की जो घटना होती है वो कौन सा नियम वेरीफाई करता है, बोरबरी का नियम। और कितने कितने मैक्सिमम हो सकते हैं ये आप देखिए कैसे भरते हैं, और लैंग्वेज में हम इसे कैसे व्यक्त कर सकते हैं। तो किसी भी कक्षा के है ना वर्गों की दुगुना उस कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है भाई, एक बात और ध्यान रखना कि किसी भी कक्षा के सबसे बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। ये एक एडिशनल बात था, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आते हैं उपकक्षा में। अभी आपने देखा JKLMN में कैसे इलेक्ट्रॉन कितने कितने हो सकते हैं अधिकतम। अब हम SPDF में देखेंगे कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, देखिए ये जो वाला जो इस पर लेफ्ट राइट साइड में जो आप देख रहे हैं है ना, कुछ इमेज जैसा और नीचे कुछ लिखा हुआ डॉट डॉट से, ये ई बुक का ही जो टॉपिक वाइज है वहाँ की कटिंग है। कभी उल्टाइए फुर्सत में, आपको सब समझ में धीरे धीरे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास लिखने के क्रम में 2 पॉइंट लिखा है, यही 2 पॉइंट के सहारे आप ये सब चीज भी समझ सकते हो। 2 पॉइंट क्या था कि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम में कई बार देखा होगा कि भाई 4s तो पहले आ जाता है और 3d बाद में आता है। ऐसा क्यों होता है? वैसे तो 3 वाला पहले आना चाहिए, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3 इस प्रकार चलता रहता है ना, तो उसी प्रकार से पहले तो 3 वाला आना चाहिए, 4 वाला क्यों आता है? तो मैंने कहा था कि भाई जिसकी वेटेज कम होगा वो पहले आ जाएगा। ठीक है, अब ये वेटेज कैसे कम होता है, ज़्यादा होता है? तो अभी आपने देखा कि KLMN को कहाँ से पढ़ना है, 1 2 3 4 पढ़ना है, और SPDF का जो है ना 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। ठीक है, तो 4s को कीजिए तो 4 अब प्लस
प्लस एस जोड़िए तो एस का वैल्यू कितना है, एस को आपको 0 पकड़ना है तो 4 + 0 बराबर 4 हुआ। और 3d को अगर निकालते हैं तो 3 है ना, और d का कितना आ जाएगा SPD, d का होता है 2 तो 2 3 2 5 है ना, तो 3d का वैल्यू 5 आ रहा है, इसीलिए 4s के बाद में आएगा, जिसका वैल्यू कम आएगा वो पहले आ जाता है। तो 4s का वैल्यू 4 आ रहा है, 3d का वैल्यू 5 आ रहा है, इसीलिए किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के क्रम में पहले 4s आएगा अगर आ रहा है तो, और बाद में 3d वाला पोर्शन आएगा। समझ में आया? तो यहीं से ये चीज SPDF में कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे आप सीख सकते हैं। जैसे अभी मैंने कहा भाई यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप देख पा रहे होंगे तो, कि SPDF को आपको 0 1 2 3 पकड़ना है, ठीक है, जिसे हम L से इंडिकेट करते हैं। और SPDF में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक सूत्र है 2 × 2l + 1, 2 × 2l + 1, ठीक है। अब मान लीजिए s में कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तो s का वैल्यू कितना होता है 0, उस केस में यहाँ पे आपको 0 पुट करना है तो 2 × 0 0 है ना, अब +1 और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, या इसीलिए s उपकक्षा में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है। अगर आप p की बात करें तो p को वैल्यू हमारा कितना रखना पड़ेगा दादा, यहाँ से 1 है ना, तो इसमें रखेंगे 2 × 2 × 1 + 1, तो 2 × 1 2 होगा, अब +1 3, 3 दूना के 6, तो p में हो जाएगा 6 गो। अब फिर SPD, d में हमने अब l के जगह पे हमको कितना रखना है जी 2, तो 2 दूना के 4 1 5, 5 दूना के हो जाएगा जी 10, गुना भाग तो हमसे ज्यादा जानते ही है। तो इस प्रकार से ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें फिल होते हैं उपकक्षा में। और उपकक्षा में जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं किसके सिद्धांत के अनुसार, अफबाउ के सिद्धांत के अनुसार। यही तो प्रश्न था, ठीक है भाई। तो ये समझाना भी चाह रहा था कि भाई कैसे होता है, आपको सब चीज आना चाहिए, कभी ना भूलना चाहिए, इस प्रकार से पढ़ाना चाहता हूँ भाई, है ना। इसके अलावा जो कक्षक होते हैं ना, अभी जैसे S में आपका 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो एक गो कक्षक होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से रहता है, एगो सीधा डायरेक्शन, एगो उल्टा डायरेक्शन। सीधे डायरेक्शन में नहीं होता है, इसके लिए भी एक अलग नियम है ना। तो ये हुंड का नियम बताता है, जैसा कि आपने सेकेंड पॉइंट में देखा था, ठीक है। चलते हैं आगे, ठीक है। इसके अलावा बॉयल का नियम भी आपके एग्जाम में काफ़ी आता है। बॉयल का नियम क्या कहता है, इसमें एक ही चीज़ याद रखने लायक है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पेयर है आपका, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम। तो जो कांस्टेंट रहता है ना उसको आप याद कर लीजिए। देखिए बॉयल के नियम में क्या कांस्टेंट रहता है, स्थिर ताप पर, ताप टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और चार्ल्स के नियम में देखेंगे तो स्थिर दाब पर, मतलब चार्ल्स के नियम में क्या रहता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है। बॉयल के नियम में क्या रहता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक है। याद रखने के लिए भी काफी अच्छा है, कोई चीज बॉयल करोगे तो टेम्परेचर से होता है ना, तो उसमें ताप कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो बॉयल का नियम, स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब का व्युत्क्रमानुपाती होती है ना। क्या कहता है भाई कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा समानुपाती होता है, ठीक है। आपने स्थिर वाला पकड़ लोगे ना कि कांस्टेंट क्या रहता है, आप जैसे ही ऑप्शन में दिया गया रहेगा आप पकड़ लोगे फट से, ठीक है। ओम के नियम में क्या कांस्टेंट रहता है, इसका क्या कहा गया है कि भाई अचर ताप पर किसी चालक के, चालक मतलब यहाँ पे कंडक्टर से है, वायर से है, जो भी विद्युत के सुचालक होते हैं ना, अचर ताप पर किसी चालक के सिरों का बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के सीधा समानुपाती होता है। इसको हम अगर हटा देते हैं तो V = IR लिख लेते हैं, ये ओम का नियम का सूत्र है, ठीक है। अब ये अचर मतलब कांस्टेंट ही होता है ना, यहाँ भी स्थिर लिख सकते हो आप अचर को, है ना, कांस्टेंट, है ना। तो इसमें भी क्या रहता है, ताप कांस्टेंट रहता है ओम के नियम में, है ना। इसके अलावा ओम के नियम से और भी कुछ जानने लायक है, जैसे अगर किसी भी कंडक्टर की लंबाई बढ़ती है तो उसकी रेसिस्टेंस घटेगी कि बढ़ेगी, तो रेसिस्टेंस बढ़ जाती है और चालकता घट जाती है लंबाई बढ़ने से, ठीक है। इसका सिंपल सा उदाहरण है कि मान लीजिए आपके घर में 220 वोल्ट है, 2 वायर लगा के आप अपने पड़ोसी के घर तक इसी सप्लाई को ले जाना चाहते हो। पड़ोसी का घर मान लीजिए 1 किलोमीटर है, तो आपको हो सकता है कि ये 220 वोल्ट जो है पड़ोसी के घर पहुंचते पहुंचते 218 वोल्ट मिलने लगे, ठीक है। तो चालकता घट जाती है, और चालकता घटी ही क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस बढ़ गई, क्योंकि रेसिस्टेंस और चालकता क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। हर चीज को जोड़ते जाएंगे समझ में आएगा। रेसिस्टेंस मतलब होता ही है रुकावट, जो इलेक्ट्रॉन को फॉलो होने में विघ्न डालता है रास्ते में, ठीक है भाई। इसके अलावा
एवोगाड्रो का नियम, समान ताप और दाब पर, इसमें दोनों चीज टेम्परेचर और आपका जो है प्रेशर, ये दोनों जो है अस्थिर रहता है। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, ये एवोगाड्रो का नियम कहते हैं। डायरेक्ट इसका मान भी पूछ लिया जाता है एवोगाड्रो का, है ना। इसके अलावा कूलम्ब का नियम, दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या विकर्षण या प्रतिकर्षण का बल जो है आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये जो आपका सूत्र के अलावा जो लैंग्वेज फॉर्म में है कहाँ काम आती है, जब आपका निम्न में से पूछ देगा कि कौन सा चार्ल्स का लॉ है या फिर अमुक बातें किस नियम के अनुसार वेरीफाई होता है, तो उस वाले क्वेश्चन में आपको ये तीनों पॉइंट काम आएगी। चलते हैं आगे। अगला है लॉरेंज वक्र में निरपेक्ष समता रेखा का मान क्या होता है। सबसे पहले लॉरेंज वक्र इस प्रकार से खींचा जाता है, आप यहीं से समझ गए होंगे, इसी रेखा को निरपेक्ष समता रेखा कहा जाता है। इस वाली रेखा को, ये वाली जिसमें मैंने एरो का जो है पहनाया है ना, तो ये 45 डिग्री पे आपको दिख रहा है। तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है आपका निरपेक्ष समता रेखा किस ग्राफ में, लॉरेंज वक्र में या लॉरेंज ग्राफ में। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है ना। तो ये निरपेक्ष समता रेखा इसी 45 डिग्री वाले रेखा को कहा जाता है। यहाँ एक चीज जानने योग्य है, अगर आप लॉरेंज वक्र कभी पढ़े होंगे तो ये क्या होता है कि लॉरेंज वक्र क्या बताता है, आय और आपका जो है आय विषमता के बारे में जानकारी देता है। तो ये कहता है कि मान लीजिए 10% जनसंख्या के पास जो है कुल धन का 10% है, तो ये 45 डिग्री इसीलिए ग्राफ बनता है। आप कहीं से x चाहे y एक्सिस पे कहीं भी बिंदु मिलाएंगे ना तो सेम ही मिलेगा। अगर 45 डिग्री के पास लाके मिलाते हैं, मान लीजिए ये 20 है तो ये भी 20 होगा। अगर 80 पे खींचेंगे तो यहाँ भी 80 हो जाएगा। तो एकमात्र ऐसा डिग्री पे ये झुकाव होनी चाहिए जो दोनों, अगर ये 80 है तो ये भी 80 आना चाहिए, ये 20 है तो ये भी 20 होना चाहिए। लॉरेंज वक्र यही कहता है, इसीलिए ये जो आपका निरपेक्ष समता रेखा है 45 डिग्री पे खींची जाती है ना, क्योंकि ये इसी प्रकार से आय वितरण को समझाया है कि 10% पॉपुलेशन के पास 10% है कुल धन का, 20% पॉपुलेशन के पास 20% है कुल धन का। तो इस प्रकार से समझाया आपके लॉरेंज वक्र, है ना। तो ये वाली जो रेखा है 45 पे खींचेगा तभी ये वेरीफाई होगी कि y एक्सिस पे अगर आप 80 रखना चाहते हैं और x पे भी 80, तो एक ही जगह मिले ग्राफ, मतलब एक बिंदु के ऊपर, तो ये 45 ही हो सकता है। 10-10 ये 45 ही हो सकता है। इधर आप कोई सा भी यहाँ पे 60 खींच देना तो नहीं मिलेगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से जो है आप इसको याद रख सकते हैं कि 45 होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है निरपेक्ष समता बता दिए। लॉरेंज वक्र को वर्ष 1905 में मैक्स लॉरेंज ने विकसित किया था। इस वक्र के द्वारा किसी समूह या देश का आय विषमता ज्ञात किया जाता है। अब देश के मामले में देश का, समूह के मामले में समूह का, तो आय विषमता को ज्ञात करने के लिए लॉरेंज वक्र अभी मैंने बना के भी दिखाया, 45 डिग्री के बीच से डंटी निकला होता है एरो, है ना, जिसे निरपेक्ष समता रेखा कहा जाता है। और ये किस अनुपात में बताता है ये भी बता दिया, इसीलिए हमेशा उसकी वैल्यू 45 डिग्री ही रहेगी, इसीलिए आपसे क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। गिनी गुणांक एक आता है 1912 में कैरेदी गिनी के द्वारा विकसित किया गया था। इस गुणांक के द्वारा भी आय वितरण को दर्शाया जाता है। अभी आपने देखा कि भाई लॉरेंज कर्व के द्वारा भी आय वितरण, अब गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट जो है, इनके द्वारा भी आपको जो है आय वितरण को दर्शाया जाता है, ठीक है। परंतु प्रथम प्रत्येक आय युग्म के बीच के अंतर को निकाल के, अब गिनी गुणांक और लॉरेंज वक्र में क्या डिफरेंस है, जैसे कि मैंने अभी बताया, लॉरेंज वक्र क्या करता है, किस अनुपात में, तो सेम अनुपात में निकालता है। 10% जनसंख्या के पास कुल आय का 10%, 20% जनसंख्या के पास कुल आय का 20%, तो इस रेशियो में निकालता है। इसीलिए जो ये ग्राफ पे मिलेगा तो 45, अगर 45 से थोड़ा भी, मान लीजिए ऐसे खींचे, कैसे मिलेगा जी, मिलेगा जी नहीं मिलेगा। मान लीजिए 80 है तो ये 80 यहाँ आ जाएगा, या तो ग्राफ पे लाइन पे नहीं ना मिलेगा। तो ये लॉरेंज वक्र इस प्रकार से बताया। और गिनी गुणांक जो है ये प्रथम दो युग्म के बीच के अंतर निकाल लेता है। इस हिसाब से आपको आय वितरण को समझाने का कोशिश किया है। बहरहाल अपने को इकोनॉमिक्स में पीएचडी नहीं करना है, सिर्फ ये समझना है कि लॉरेंज वक्र और गिनी वक्र दोनों किसके लिए इस्तेमाल होता है, आय वितरण दर्शाने के लिए। लॉरेंज वक्र में जो बीच की रेखा होती है जिसे निरपेक्ष समता रेखा कहते हो, कितने डिग्री का होता है, 45 डिग्री की होती है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गिनी गुणांक का मान मैक्सिमम और जो है न्यूनतम कितने हो सकते हैं, तो 0 से 1 के बीच ही गिनी गुणांक की मान आती है, ठीक है। तो गिनी गुणांक की मान कितनी हो जाएगी, 0 से 1 के बीच आती है गिनी गुणांक का मान। और गिनी इंडेक्स अगर आपको निकालना है, मान लीजिए 0.6 आया गिनी गुणांक का मान, तो इसे 100 से
से गुना कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, है ना, 60 निकल जाएगा गिनी इंडेक्स। यानी गिनी इंडेक्स निकालने के लिए गिनी गुणांक को 100 से गुना करना पड़ता है। आई होप आप समझ रहे हैं। देखिए भैया, जो बिल्कुल कमजोर बच्चा है उनको तो भारी लग ही रहा होगा, तो थोड़ा सा दिमाग खोलिए। अब आप बड़े हो गए हैं, ग्रेजुएशन कर लिए, है ना। फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति के दर के साथ वे आर्थिक विकास और बेरोजगारी की असमानता दर के बीच संबंध दिखाते हैं। अगर आपसे कल हो कि कोई पूछे भाई फिलिप्स वक्र क्या दर्शाते हैं, तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच का संबंध रिलेट करता है। ये कहते हैं कि भाई जब मुद्रास्फीति होता है ना तब बेरोजगारी घट जाता है, और जब मुद्रास्फीति नहीं रहती है तब बेरोजगारी बढ़ जाता है ना। ये काफी हद तक सत्य भी है, लेकिन मुद्रास्फीति हो जाता है उससे भी घाटा है ना। तो सब चीज को बैलेंस करने के लिए बैलेंस ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे अगर फिलिप्स वक्र पूछे कि भाई किस किस के बीच आपको संबंध दर्शाता है, तो बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच, ठीक है। इनके अलावा एक कुजनेट वक्र होता है। कुजनेट वक्र क्या करता है, आर्थिक विकास और असमानता के बीच को जो है संबंध को दर्शाता है, खाई को दर्शाता है। आर्थिक विकास और असमानता के बीच में जो खाई होता है, असमानता होता है, गैप होता है, उसको दर्शाने का काम कुजनेट वक्र करता है। तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स का कितने वक्र सीखा, 4 वक्र सीखा। कौन कौन से, एक लॉरेंज वक्र सीखा और एक गिनी गुणांक सीखा, ये दोनों आय वितरण को दर्शाता था। एक हमारा फिलिप्स वक्र, ये बेरोजगारी और मुद्रास्फीति को दर्शाता है। और एक हमारा कुजनेट वक्र, ये जो है ना, जो भी हमारा आर्थिक विकास है और उसके बीच में जो असमानता है उनको दर्शाने का काम करता है। एक लॉफर वक्र है ना, लॉफर वक्र जो है ये बताता है, लॉफर वक्र एक सिद्धांत है जो बताता है कि जो आपका कर की दर की आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है ना। टैक्स से जो है और टैक्स के दर के बारे में ये बताता है और आर्थिक विकास को रिलेट करके बताता है, ठीक है। तो ये लॉफर वक्र, तो यहाँ आपने 5 वक्र के बारे में देखा जो इकोनॉमिक्स में आते ही रहते हैं और डायरेक्ट आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, सीधे पूछता है कि किस पे एप्लीकेबल है, ये क्या दर्शाता है। इसके अलावा भारत में सबसे छोटा रामसर साइट कौन सा है, तो ये आपका रेणुका बांध हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है और ये सबसे छोटा रामसर साइट है क्षेत्रफल के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। भारत में वर्तमान समय में 82 रामसर साइट हो गए हैं, जिसमें 2 न्यूएस्ट रामसर साइट जो है ये नागी और नकटी, ये बिहार के हैं। और बिहार में अब टोटल मिला के 3 रामसर साइट हो गए हैं। इससे पहले कबर झील को 2020 में दर्जा दिया गया था और 2024 में दुगो और हो गया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर अभी 10 दिन की बात है, ठीक है। इसके अलावा पहले रामसर साइट भारत का चिल्का झील है और केवला देवी घाना पक्षी बिहार राजस्थान, और चिल्का झील आपका उड़ीसा। तो इन दोनों को एक लॉट में सबसे पहले रामसर साइट का दर्जा दिया गया था। पहले रामसर शहर उदयपुर सिटी है, ये भी राजस्थान से, इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है। और उदयपुर शहर को बसाने का जो श्रेय है ये उदय सिंह सेकंड को दिया जाता है और जयपुर शहर को जय सिंह सेकंड को, है ना। तो ये दोनों भी पूछा जाता है कि इसको किसने बसाया था। भारत की सबसे बड़ी रामसर स्थल की बात करेंगे, जो सुंदरबन डेल्टा है, जो दुनिया में सबसे बिगेस्ट डेल्टा भी है, ये भारत में सबसे बड़ी रामसर साइट भी है और ये भारत के साथ साथ बांग्लादेश तक फैली हुई है। इसे आप गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी कह देते हो। यहाँ पे मैनग्रोव वन पाई जाती है, सुंदरी की वृक्ष पाई जाती है और रॉयल बंगाल टाइगर पाई जाती है। कहाँ की बात हो रही है, सुंदरबन डेल्टा की बात हो रही है। इनके अलावा भारत का पहला यूनेस्को में शामिल स्थल कौन कौन से हैं, तो पहली लॉट में जो यूनेस्को में शामिल हुआ ये 4 चीज शामिल हुआ, अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, आगरा का किला, ताजमहल, ठीक है। ये चारों के चारों 1983 में आपका जो है यूनेस्को के अंदर शामिल हुए। अभी भारत के कितने धरोहर हैं जो यूनेस्को में शामिल है, तो आप कहोगे 42 धरोहर है। 2023 में 2 न्यूएस्ट धरोहर कौन से हैं, तो एक शांति निकेतन एसएन है और एक होयसल टेम्पल एचटी है। तो ये दोनों को जो है सबसे न्यूएस्ट 41वें और 42वें क्रमांक के रूप में जोड़ा गया। तो इस प्रकार 42 है और वो कितना है रामसर, 82 है। एक एक बात को ध्यान में रखेंगे, हर एंगल से काम ही आएगी, ठीक है। अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा ये दोनों महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफा में बात करेंगे तो कुल 29 केव है और एलोरा की गुफा में बात करेंगे तो कुल 34 केव है, ठीक है। जो एलोरा की गुफा है ये हिंदू, जैन और बौद्ध ये तीनों पे एप्लीकेबल होते हैं, तीनों धर्म से संबंधित है। और अजंता की गुफाओं में जो है ना, ये आपका सिर्फ बौद्ध धर्म पे लागू होता है ना, जिसमें 25 एक जाति का गुफा है और 4 एक जाति का गुफा है, ठीक है भाई। तो ये सब ध्यान रखेंगे, दोनों महाराष्ट्र के अंदर ही है। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी नेशनल हाईवे कौन सी है, तो पहले NH7 हुआ करता था, अब NH44 है। और सबसे छोटू हाईवे जो है NH118 है, दोनों बात ध्यान रखेंगे। दुनिया की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है, तो माजुली है। ये कहाँ पे है, असम में है। कौन से नदी में है, ब्रह्मपुत्रा में है। और ब्रह्मपुत्रा कहाँ से निकलती है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। यहाँ से 3 नदी निकलती है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो निकलती है ये चेमा डुयांग ग्लेशियर, चेमा डुयोंग
चेमाडियुंग ग्लेशियर से निकलती है और वहाँ पे जहाँ निकलती है वहाँ पे इसे सांगपो कहते हैं और भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारते ही इसे दिहांग के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी द्वीप जो है, आइलैंड जो है, ये ग्रीनलैंड है। और ये ग्रीनलैंड कौन से देश में है? तो ये डेनमार्क में है। दुनिया की सबसे बड़ी द्वीपीय समूह वाला देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया है ना। कौन सा देश है भाई? इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़े द्वीपीय समूह वाला देश है। यानी सबसे ज्यादा आइलैंड किस देश में है? तो आपका इंडोनेशिया के अंदर है। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो हेमिस है। और दुनिया में सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा होगा? क्रूगर नेशनल पार्क। ठीक है, और ये जो हेमिस है ये कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। यहाँ पे आपको जो है ना स्नो लियोपर्ड्स यानी हिम तेंदुआ काफी आकर्षक का विषय है, यहाँ पे पाया जाता है ना। भारत में सबसे छोटा नेशनल पार्क जो है ये साउथ बंटन नेशनल पार्क है, जो आपके कहाँ पे है? अंडमान में। अंडमान में नॉर्थ बटन भी है, साउथ बटन भी है, नेशनल पार्क का नाम है। इसके अलावा भारत में सबसे लंबी नदी 2525 किलोमीटर की जो नदी है ये कौन सा है? तो ये आपका गंगा नदी है भारत में, है ना। भारत की सबसे ऊंची चोटी अपना पूर्ण रूप से तो ये कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, 85-86 मीटर हाइट के साथ सबसे ऊंची और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और K2 के बाद। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, इसकी हाइट 88-50 मीटर है जो नेपाल में है और हिमालय रेंज की चोटी है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, इसकी ओरिजिन की बात करें लेक विक्टोरिया से निकलती है और गिरती कहाँ है? भूमध्य सागर में। वैसे दुनिया की सबसे बड़ी नदी कहेगा तो अमेजन होगा, लंबी कहेगा तो नील होगा, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न हमारा, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है? अब रुधिर के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी आती है ना, जो एंटीबॉडी आती है एंटीबॉडी, तो ये जो है किसके द्वारा निर्माण किया जाता है आपके सामने? तो ये भाई लिम्फोसाइट के द्वारा निर्माण किया जाता है एंटीबॉडी, है ना। आपको पता होगा ना कि जो बीमारियों से लड़ने का काम हमारे सेल में जो मतलब शरीर में करते हैं, उसमें भी खून का पार्ट, तो वो जो है सफेद रक्त कण भाग लेते हैं। यानी किसी भी बीमारी के खिलाफ तुरंत एक्शन कौन लेता है? सफेद रक्त कण लेता है, बीमारी से लड़ने वाला। तो ये जो एंटीबॉडी ये लिम्फोसाइट में निर्माण होते हैं। आपके सामने मैं दो इमेज रखा हूँ, ये इमेज आज भी पुराना नहीं और कभी पुराना नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये सृष्टि रहेंगे तब तक ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहेंगे कि भाई माता का अमुक ब्लड ग्रुप पिता का अलग है, तो भाई बच्चे का कौन सा जो उनसे पैदा होंगे वो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो यहाँ पे ऊपर में फादर का ब्लड ग्रुप है, नीचे में मदर का है और इधर जो बेबी होंगे उनका ब्लड ग्रुप संभावित है कि भाई ये हो सकता है। जैसे अगर पिता का ए ब्लड ग्रुप है, माता का भी ए है, तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप ए या ओ हो सकता है। अगर पिता का बी है, माता का ए है, तो होने वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप ए बी और ओ हो सकता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कि भाई पिता का बी है और माता का ए है ना, तो बच्चे का यहाँ ये वाला होगा। अगर मान लीजिए कि माता का ए बी है और पिता का ए है, तो कौन सा भाई? तो ए बी और ए भी हो सकता है। तो इस प्रकार से ये ग्राफ हर तरीके से सटीक बैठता है। आप पीडीएफ ले लेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आराम से पढ़ सकते हैं। ये वाला क्या है कि भाई किस वाले ब्लड ग्रुप में कौन से एंटीजन और कौन से एंटीबॉडी पाया जाता है। याद रखने का तरीका, जिसमें जो एंटीजन पाया जाएगा उसका जस्ट विपरीत एंटीबॉडी पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे नीचे में लिखा गया है एंटीजन, ऊपर में लिखा गया है एंटीबॉडी, जिसे यहाँ पे प्रतिपिंड लिख दिया है। ठीक है, तो ये देखिए अगर किसी ए वाला अगर ब्लड ग्रुप है तो इसमें बी एंटीबॉडी पाया जाता है और ए एंटीजन पाया जाता है। बी वाले में ए एंटीबॉडी और बी जो है आपका एंटीजन पाया जाता है। मतलब एंटीजन जैसा ब्लड ग्रुप वैसा ही पाया जाता है। ठीक है, और एंटीबॉडी उसके रिवर्स पाया जाता है। तो आप याद रख सकते हैं आराम से। बस एक चीज याद रखना है, ए बी वाले में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है और ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए ए बी वाले जो है किसी का भी ब्लड ले सकते हैं और ओ वाले किसी को भी ब्लड दे सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलते हैं आगे। रक्त समूह का खोज जो है कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था, जिसमें ए बी ओ और आपका जो है ए बी होता है ना, तो 4 गो होता है। ओ रक्त समूह वाले को सर्वदाता, क्यों सर्वदाता? क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं है, तो फंसने का डर नहीं है कण में। ठीक है, इसके अलावा ए बी को सर्वग्राही, क्यों सर्वग्राही? क्योंकि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता, तो हमको कोई सा भी दो चलेगा, तो इसीलिए। इसके अलावा रक्त तरल संयोजी उत्तक का उदाहरण है। रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग लाल होता है।
हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? शरीर के विभिन्न पार्ट में जो है आपको ऑक्सीजन का सप्लाई करना, फेफड़ा से उठा के, है ना। तो ये कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। होता तो है खून के माध्यम से, लेकिन खून के कौन से पार्ट से? तो हीमोग्लोबिन से। इनके अलावा शरीर में सफेद रक्तकण बीमारियों से लड़ने के लिए जिम्मेवार है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। वहां पे रक्त समूह था जो ABO, है ना, इस प्रकार से, और ये रक्त परिसंचरण है जो विलियम हार्वे के द्वारा खोजा गया था। लाल रक्तकण का निर्माण कहाँ पे? अस्थि मज्जा में, है ना। तथा पीलिया को RBC का कब्रस्थान कहते हैं। कब्रस्थान मतलब जहां मरता है ये, है ना। तो RBC डेड कहाँ होते हैं? कब्रिस्तान का कहाँ कहलाता है? पीलिया एस्पिलिन को। और इसका निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो, अस्थि मज्जा के अंदर। एरिथ्रोसाइट, इसे लाल रक्त कोशिकाएं, मैंने यहाँ से SSC को क्वेश्चन, वो भी CGL को पूछते देखा है, इसीलिए ये पॉइंट रख लिया है कि भाई लाल रक्त कोशिकाएं को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट, ठीक है। सफेद रक्त कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट। और आपका रक्त प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। तो ये तीनों साइट वाला जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। ये बिल्डिंग बनाने वाली साइट नहीं है, ये हमारे शरीर की साइट है। इसके अलावा श्वेत रक्तकण का निर्माण जो है ये लिम्फ नोड में, प्लीहा इत्यादि में होती है। इसका जीवन काल देखिए, लुसेंट किताब 2 से 5 दिन भी लिखता है, लेकिन अब जो है SSC ने अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर 13 से 20 दिन माना है। हालांकि वहां से 13 से 20 दिन के बीच ऐसा लिखा था। तो यहाँ भी सेम चीज है, 13 से 20 दिन आप जो है सफेद रक्तकण का मान लेंगे। और जो RBC है लाल वाला, वो 20 से 120 दिन तक अगर जीवन होता है। इनके अलावा किस एक्ट या अधिनियम के द्वारा प्रांतों में विधान परिषद की स्थापना की गई थी? उस समय प्रांत और संघ, ये दोनों में अलग अलग चीजें जनरली चला करता था। जैसे आपने सुना होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांत में द्वैध शासन लगाए गए थे, है ना। फिर भारत सरकार 1935 के द्वारा संघ में द्वैध शासन लगाया गया और प्रांत वाले को समाप्त किया गया, ठीक है। तो ये प्रांत और संघ चलता रहा। तो उस समय जो प्रांत में आपका सबसे पहले जो आजकल आप विधान परिषद जो वर्तमान में मात्र 6 स्टेट में है, तो ये कहाँ की देन है? तो आप कहोगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की देन है कि सबसे पहले विधान परिषद को जो है बसाया गया था, ठीक है भाई। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा उस समय वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रदान की गई थी। आज भी अध्यादेश शक्ति करने वाले जो 2 ऑथराइज्ड पर्सन हैं इंडिया में, वो कौन है? एक तो राज्यपाल साहब हैं और दूसरा राष्ट्रपति साहब हैं, ठीक है भाई। तो उस समय जो वायसराय आपका जारी करता था अध्यादेश, तो संकट के समय या फिर जब प्रचलन में न हो सत्र तब, तो कौन से एक्ट के अनुसार जो उनको पावर दिया गया था? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। और वो जो आपका अध्यादेश होता था कितने दिन के लिए वैलिड होता था? तो 6 महीने के लिए, ठीक है। वर्तमान समय में राष्ट्रपति और राज्यपाल अध्यादेश जारी करने वाले सक्षम अधिकारी है इंडिया में। राष्ट्रपति 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करते हैं, वहीं राज्यपाल 213 आर्टिकल के अनुसार अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति जहां केंद्र में कार्यपालिका का प्रधान होते हैं, वहीं राज्यपाल उस पार्टिकुलर राज्य में कार्यपालिका का प्रधान होते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है और राज्यपाल साहब जो हैं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं, यानी जब तक राष्ट्रपति साहब चाहे तब तक जो है पद पे बने रह सकते हैं। यहाँ पे एक चीज छूट रहा है, जो राष्ट्रपति का क्षमादान का अधिकार है ये आर्टिकल 72 में है। कितने में है? आर्टिकल 72 में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 7वां संविधान संशोधन के तहत एक चीज कहा गया है कि भाई एक ही व्यक्ति एक ही समय में एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल के तौर पे कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा 1833 के चार्टर अधिनियम के अनुसार चीन के साथ जो कंपनी का व्यापार है वो समाप्त किया गया। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है RRB NTPC 2021 के अंदर, वहां से ये पॉइंट को हमने सोच के डाला है। इसके अलावा इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के द्वारा भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाई गई। जैसे आज भी आप देखते हैं बहुत सारे चुनाव प्रत्यक्ष नहीं कराए जाते क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है। तो ये जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस हुए, ये कौन से एक्ट या अधिनियम के अनुसार? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के अनुसार, ठीक है। 1909 में जो है ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से प्रचलित यह अधिनियम ये क्या किया? तो भारत में सबसे पहले सांप्रदायिक चुनाव करवाया। सांप्रदायिक मतलब जो जातिगत होते हैं ना, कि भाई आप इस्लाम धर्म से हैं आप अलग चुनाव कीजिए, आप ईसाई धर्म से हैं अच्छा आप अलग कीजिए। तो ये जो सबसे पहले फूट डालने
वाला काम हुआ ये 1909 में हुआ। इसके अलावा 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना भी कहा जाता है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। 1772 में बैरन हैंगस्टस साहब ने, है ना, जो जिला होता था, डिस्ट्रिक्ट होता था, तो वहाँ पे 2 पृथक अदालत बनवाए, एक दीवानी और एक फौजदारी। ये क्वेश्चन शायद एसएससी जेई ने भी पूछा है, कोई बच्चे ने कमेंट किया है ना, एसएससी जेई ने भी पूछा है ये क्वेश्चन कि भाई 1700 ऐसा नहीं पूछा है कि भाई जिला स्तर पे दीवानी और फौजदारी न्यायालय की अलग अलग स्थापना कब हुई, इस भी पूछा था। 1772 का बैरन हैंगस्टस के न्यायिक सुधार के अंतर्गत की गई एक कदम है ये, ठीक है। इसके अलावा 1829 लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अंत कर दिया। इसके अलावा 1793 में बिहार, बंगाल, उड़ीसा के पार्ट में आपका जो है स्थायी बंदोबस्त लागू करवाया गया था, है ना। वर्तमान विधान परिषद वाले राज्य की बात करेंगे तो आपका बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये 4 गो और 2 गो बना है अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, तो तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ना बना है 2014 में। तो यह 6 गो स्टेट है जहां पे आपका बाइकैमरल स्टेट है, बाद बाकी सब जगह सिर्फ विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या की बात करें तो उस राज्य में मान लीजिए कि भाई, है ना, कि 33, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 33 हो ही नहीं सकता क्योंकि 60 से कम हो ही नहीं सकता विधानसभा में, वैसे अपवाद है लेकिन फिर भी एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लीजिए 33 विधानसभा में जो है आपका उस राज्य में सदस्य है, तो उस राज्य के विधान परिषद में कितने होगा, 1/3, तो मैक्सिमम 11 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि विधान परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या उस राज्य में स्थित विधान सभा के कुल सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होगी, और न्यूनतम कितने हो सकते हैं, 40 से कम नहीं होंगे, ठीक है। उसी प्रकार से जो विधानसभा है उसमें मैक्सिमम 500 सदस्य हो सकते हैं और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा और विधान परिषद में एंट्री के लिए एज फैक्टर है, विधानसभा में 25 वर्ष है और विधान परिषद में 30 वर्ष है, जैसे कि केंद्र में लोकसभा में 25 वर्ष और राज्यसभा में 30 वर्ष है। चलते हैं आगे। लोहा Fe के लिए क्यूरी टेम्परेचर का मान केल्विन पैमाने पे कितना होता है, 973 डिग्री केल्विन होता है Fe के लिए क्यूरी टेम्परेचर। अब ये क्यूरी टेम्परेचर क्या है ना, क्यूरी टेम्परेचर वह टेम्परेचर है कि जिस बिंदु के नीचे कोई भी पदार्थ जो है लौह चुंबकीय पदार्थ के जैसा एक्टिंग करता है, और जैसे ही वह टेम्परेचर बिंदु पार होती है वह पदार्थ जो है अनुचुंबकीय बन जाता है, ठीक है। कहने का मतलब जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता था मैग्नेट से, वो जो है उनका कम हो जाता है अगर इतने टेम्परेचर को पार कर जाता है तो यहीं से एक क्वेश्चन, एक पॉइंट निकल के आया कि चुंबक को गर्म करने पे या तापमान बढ़ाने पे उसकी चुंबकशीलता घटती है। तो ये पॉइंट कहाँ से आया, इसी से आया, तो आप यहाँ से जोड़ लेना, है ना भाई। यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, लौह चुंबकीय से अनुचुंबकीय हो जा रहा है ना, तो मतलब टेम्परेचर चाहे पॉइंट कोई भी हो लेकिन काम कौन कर रहा है, टेम्परेचर ही कर रहा है ना। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आया कि तापमान बढ़ाने से चुंबकीय गुण घटती है किसी भी चुंबक का, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक चीज का जो है आपका क्यूरी बिंदु लिखा गया है, जैसे लोहा का 973 केल्विन के है, आपका निकेल का 773 है, माफ कीजिएगा 673 है, और कोबाल्ट का 373 है। इन सभी में 300 डिग्री केल्विन की गैप है। इसके अलावा चुंबक क्या है, एक ऐसा पदार्थ जो आपका जो है लोहा जैसे चीज को, निकेल जैसे चीज को अपने ओर अट्रैक्ट करता है, और अगर आप उसे किसी धागा के सहारे हवा में लटका दिए तो सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ही ठहरता हो, उसे हम कहते हैं चुंबक, ठीक है भाई। उसे हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। सही मायने में चुंबक क्या होता है, लोहा का ही ऑक्साइड होता है, और चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका कृत्रिम और एक आपका नेचुरली चुंबक जो होता है वो कम स्ट्रांग होता है कंपैरिजन में किसके, कृत्रिम चुंबक के, है ना। कृत्रिम चुंबक बनाया जाता है, काफी स्ट्रांग होता है, ठीक है। चुंबक के दोनों सिरों का चुंबकत्व का मान अधिक होता है, बीच में चुंबकत्व शून्य हो जाती है, कुछ भी नहीं होती है। चुंबक को आप कितने भी टुकड़ा में काट दीजिए फिर से पोल क्रिएट हो जाता है ना, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव फिर से क्रिएट हो जाता है, चाहे आप कितने भी टुकड़ा में काट दो, कितने भी बारीक काट दो, ठीक है। 2 समान ध्रुव में हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी एक दूसरे को ढकेलता है, फेंकता है बाहर की तरफ, और 2 विपरीत ध्रुव में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। मेल फीमेल में अट्रैक्शन, और जो सेम रहेगा ना वो प्रतिकर्षण होता है ना। जैसे आप निगेटिव सप्लाई को फीमेल सप्लाई बोल देते हो और पॉजिटिव सप्लाई को मेल सप्लाई बोलते हो, भाई ज्यादा ना सोचें, यहीं पे ये चुंबक के तक सोचिएगा। इसके अलावा प्राकृतिक चुंबक तथा सिंथेटिक चुंबक में
में सिंथेटिक चुंबक अधिक शक्तिशाली होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है। अब सिंथेटिक चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं। अभी आपने सुना कि भाई दो प्रकार के चुंबक होता है, एक प्राकृतिक होता है, नेचुरली पाए जाते हैं, जो लोहा के जनरली ऑक्साइड होते हैं, और एक आपका कृत्रिम रूप से बनाया जाता है ना। मैंने कहा कि भाई जो नेचुरली चुंबक होता है वो कम पावरफुल होता है कंपेरिजन में किसके, सिंथेटिक चुंबक में। अब सिंथेटिक चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो परमानेंट चुंबक होता है और एक आपका टेम्पोररी चुंबक होता है ना। परमानेंट चुंबक जो है ये आपका इस्पात वगैरह से बनाया जाता है, और जो टेम्परेरी चुंबक होता है ये आपका नर्म लोहा से बनाया जाता है। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। जो आपका गैल्वेनोमीटर है ना, लाउड स्पीकर है, ये परमानेंट चुंबक का यूज होता है इसमें। और एल्निको जो एल्युमिनियम से मिला एक मिश्र धातु है उसका भी इस्तेमाल इसमें इसको बनाने के लिए किया जाता है, इस्पात को भी किया जाता है। अब जो आपका टेम्पोररी मैग्नेट है इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है कि जब तक आप उस पार्टिकुलर कॉइल के अंदर विद्युत धारा है ना, मैं यहाँ पे एम्पियर लिख देता हूँ इसका मात्रक, जब तक आप विद्युत धारा को सप्लाई भेजोगे तब तक ही चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा और उसमें जो है चुंबकीय गुण पाए जाएंगे, है ना। जैसे ही धारा की सप्लाई कट वैसे ही इसकी चुंबकशीलता भी कट, यानी चुंबकीय गुण समाप्त। तो इसे क्या बोलते हैं, टेम्पोररी चुंबक बोलते हैं। यानी ये डिपेंडेबल किस पे है ना, ये आवेश पे, ये चार्ज पे, ये सप्लाई पे डिपेंड है। ठीक है, सप्लाई दोगे तो चुंबक के जैसे काम करेगा, नहीं दोगे सप्लाई तो कोई चुंबक के जैसे काम नहीं करेगा। इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, तो इसका इस्तेमाल जो होता है टेम्पोररी चुंबक का, इसका इस्तेमाल होता है विद्युत घंटी में, डायनेमो में, रिले में। विद्युत घंटी और डायनेमो तो आप सभी देखे होंगे, शायद रिले नहीं देखे होंगे। जब रेलवे के अंदर आएंगे या फिर किसी स्टेशन पे अगर आप गए होंगे तो वहां पे देखे होंगे रूम के बाहर लिखा रहता है रिले रूम, है ना, रिले रूम लिखा रहता है। रिले क्या होता है, बेसिकली एक स्विच ही होता है ना, एक स्विच होता है। जैसे अपने घर में स्विच होता है फैन का, सट से टिप दो चलने लगता है, लेकिन ये क्या है, ये सप्लाई के ऊपर टिपाता है और बंद होता है, तो उसे क्या स्टैंडर्ड भाषा में नाम दिया गया है, रिले। ये रिले में एक सप्लाई भेजी जाती है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, चुंबकीय गुण आ जाती है, टेम्पोररी चुंबक के जैसा काम करने लगता है। उसका जो पतरा है यानी स्विच जो है वो चिपक जाता है ना। तो भाई जब तक चिपका रहा तब तक पिकअप रहा, जैसे ही चुंबकीय फील्ड कटा ड्रॉप हो गया, तो इसे हम रिले बोलते हैं। ये रेलवे में इस्तेमाल होता है सिग्नलिंग सिस्टम में। ठीक है भाई, तो ये आप बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे आप टेम्पोररी चुंबक को यूज करते हो। प्रति चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थ, इन तीनों को जानने के लिए सबसे कम जो आकर्षित होगा चुंबक से ये प्रति चुंबकीय, थोड़ा मात्रा में आकर्षित होगा अनुचुंबकीय, और बहुत तेजी स्ट्रॉन्ग के साथ दौड़ेगा चुंबक की तरफ, ये लौह चुंबकीय। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, चलते हैं आगे। इसके अलावा चुंबक में पाए जाने वाले जो असंख्य परमाणु का समूह होता है उसे डोमेन कहते हैं, है ना, डोमेन कहते हैं। जैसे ब्रिक की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं, वैसे ही इसकी इकाई को आप डोमेन कह सकते हो। ठीक है, इनके अलावा चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जहां तक चुंबक के प्रभाव को देखा जाता है उसे हम चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक टेस्ला होता है। सीजीएस पद्धति में इसी का मात्रक गॉस होता है। ठीक है, तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, टेस्ला और गॉस किसकी मात्रक हो गई, चुंबकीय फील्ड की। इसके अलावा एक होता है चुंबकीय बल रेखा, है ना। चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को इंडिकेट करने के लिए जिस रेखा का इस्तेमाल किया जाता है उसे चुंबकीय बल रेखा कहा जाता है। ठीक है, अब चुंबकीय बल रेखा से एक क्वेश्चन, और ये पॉइंट मैंने यहाँ VVI करके लिख दिया है, ये चीज आपको जानना बेहद जरूरी, क्योंकि एग्जामिनर जब भी चुंबक से क्वेश्चन पूछता है 90% चांस होते हैं कि यही वाले पॉइंट आपके एग्जाम में पूछेगा। ये कौन सा पूछता है कि भाई चुंबकीय बल रेखा की दिशा चुंबक के बाहर डॉट 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 कर देगा, तो आप क्या मारोगे, उत्तर, और चुंबक के अंदर तो दक्षिण से उत्तर। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा जो है उसकी चुंबक के बाहर की जो दिशा होता है नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन अगर चुंबक की अंदर की बात कर ले तो साउथ टू नॉर्थ होता है आपका चुंबकीय बल रेखा की दिशा। तो ये दोनों अलग से लिख ले, अभी तुरंत लिख ले। इनके अलावा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर, और चुंबकीय फील्ड का क्या था, टेस्ला या गॉस। ये दोनों चीज अलग अलग है और दोनों का मात्रक भी अलग अलग है। इनके अलावा संविधान में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने की व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये फ्रांस से ली गई है। लोकसभा में लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है अर्थात स्पीकर का, लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ना वही सेलेक्ट करते हैं अपने में से, अर्थात इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। लेकिन जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अभी शायद लोकसभा का जो स्पीकर है 18वीं लोकसभा का, वो अभी नियुक्त नहीं हुए हैं, उनका नाम नहीं आया है, अन्य मंत्रिमंडल का आ गया है, जो मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया था PDF के माध्यम से, आप लोग देखे होंगे।
स्वतंत्रता, समानता तथा मानव बंधुत्व का विचारधारा फ्रांसीसी क्रांति की देन है। आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा। इसके अलावा संविधान संशोधन की प्रक्रिया तथा राज्यसभा में जो निर्वाचन पद्धति है, चुनाव है, ये आपका साउथ अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, कोई बच्चे न घबराएं। आयरलैंड के संविधान से अगर आप सोच रहे हैं राज्यसभा वाला, तो जो 12 गो सदस्यों का मनोनयन करते हैं राष्ट्रपति, ये पद्धति लिया गया है, न कि चुनाव वाला। ठीक है। इनके अलावा एकल नागरिकता, विधि का शासन, द्विसदनीय विधायिका, ये सभी के सभी जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। या इसमें एक चीज और जोड़ सकते हैं आप, संसदीय प्रणाली, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यह जापान के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना हो गया, मौलिक अधिकार हो गया, राष्ट्रपति पर महाभियोग हो गया, ये सभी के सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। देखिए, प्रस्तावना खाली कहेगा तो अमेरिका, प्रस्तावना की भाषा कहेगा तो ऑस्ट्रेलिया। मजबूत संघीय व्यवस्था, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के बीमर संविधान से लिए गए हैं। अब आती है काम वाली बात। देखिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितने सीट आरक्षित है, तो एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट वर्तमान में आरक्षित है। वर्तमान जो चुनाव हुआ ये कितने सीट पे होते हैं, 543 पे होते हैं। ठीक है। इसके अलावा लोकसभा में मैक्सिमम सदस्य कितने हो सकते हैं, 550। पहले 552 हुआ करता था, लेकिन एंग्लो इंडियन वाली प्रथा 104वां संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। इसके अलावा जो लोकसभा है, इसके यूटी के लिए कितने सीट है, तो 20 सीट यूटी से आ सकते हैं। कितने, 20 आ सकते हैं। ठीक है। इसमें एज फैक्टर की बात करेंगे तो 25 वर्ष है। इसके अलावा जो पीएम होता है, इसी सदन के बहुमत प्राप्त दल के मुखिया होते हैं। लोकसभा तथा राज्य के विधानसभा में महिलाओं की 1/3 सदस्यता के लिए संवैधानिक संशोधन कौन सा किया गया है, 106 नंबर का किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं, स्पीकर, लेकिन बुलाते कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। कोई भी विधेयक, धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन लेते हैं, तो स्पीकर ही लेते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अविश्वास प्रस्ताव जो है पेश करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, तो 50, है ना। इनके अलावा आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल एक बार में अधिकतम कितने समय तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो 1 वर्ष के लिए। ठीक है। तो ये सभी के सभी जो पॉइंट है जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा निम्नलिखित संधि प्रोटोकॉल तथा संबंधित वर्ष के साथ मिलान कीजिए। क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल कब होगा, क्योटो प्रोटोकॉल कब होगा बताइए। वियना समझौता 85 में होगा, यहाँ से मिला देंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 87 में होंगे, क्योटो प्रोटोकॉल 97 में होंगे और पृथ्वी शिखर सम्मेलन 92 में होंगे। तो इस प्रकार से आप मैच किया गया होगा, मैच देख लीजिएगा। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आयोजित कराए गए, 2005 में लागू हुआ। देखिए, अब इस प्रोटोकॉल से जो क्वेश्चन आजकल पूछने के जो तरीके हैं, हुआ तो कभी और, लेकिन जब लागू कब हुआ, इस हिसाब से। जैसे अगर एक चीज मैं एग्जांपल इंडिया के तौर पे दूं, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जो शिक्षा से संबंधित था, लेकिन ये लागू बाद में हुआ। उसी प्रकार से 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया, लेकिन लागू 1993 में हुआ। उसी प्रकार से महिला अधिनियम 1990 में आया, लेकिन इससे जो महिला आयोग है उसकी गठन 1992 में हुआ। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि जो क्योटो प्रोटोकॉल है 97 में हुआ, 2005 में लागू हुआ। किस चीज पे आधारित था, तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर नियंत्रण। जो ग्रीन हाउस गैस होते हैं, ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, तो इसके उत्सर्जन पे रोक लगाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल। अब आते हैं वियना समझौता, ये आपका 1985। वियना कहाँ पे है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन, वियना किस देश में होगा, मैं देखना चाहता हूँ यहाँ तक कौन कौन बच्चा पहुंचा है भाई, एकदम सीरियसली कॉमेंट करना भाई, ठीक है, कि वियना किस देश में है। ठीक है। 1988 में लागू हुआ, 85 में समझौता हुआ, 88 में लागू हुआ। किस चीज पे बेस्ड था, तो ओजोन परत के संरक्षण। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी ओजोन परत से है, 1987 में अस्तित्व में आया, 1989 में लागू हुआ। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन पर नियंत्रण, यानी यह भी इनडायरेक्टली ओजोन परत के संरक्षण से ही संबंधित थे। ओजोन दिवस कब मनाते हैं, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है। भार की बात करेंगे 16 तिहाई के 48 हो जाएगा। ठीक है। इनके अलावा पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ, इसीलिए इसे रियो सम्मेलन भी कहते हैं, है ना, जो पर्यावरण संरक्षण पे आधारित था। रामसर संधि 1971 में, 1975 में लागू हुआ। इंडिया में भी 82 गो स्थल है और दुनिया में सबसे अधिक रामसर वाला स्थल जो है ये आपका कहाँ का है, इंग्लैंड का है।
पर्यावरण में से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को हुआ। इसी के तहत सबसे पहले 1973 में हम पर्यावरण दिवस मनाए थे 5 जून को। ठीक है, इनके अलावा कोप 28 की बैठक पिछले साल 23 में संयुक्त अरब अमीरात में, कोप 29 की बैठक 2024 में कहाँ पे होगा, बाकू के अंदर, जो तेल क्षेत्र जहाँ पे पाया जाता है अजरबैजान में। ठीक है, इसके अलावा पीएच मान के आधार पे पदार्थ की प्रकृति की प्रबल अम्ल का पीएच रेंज क्या होता है। मान लीजिए कोई आपको कहता है बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसकी पीएच रेंज क्या होनी चाहिए, तो 0 से 3.5 या उससे कम पीएच है तो आपका जो है ना स्ट्रॉन्ग आपका एसिड माना जाएगा। ठीक है, पीएच स्केल की खोज 1909 ईस्वी में सोरेनसन महोदय ने किया था। किसी पदार्थ की पीएच मान 7 से कम होने पे वह अम्लीय कंसीडर होता है, 7 से अधिक होने पे अल्कलाइन यानी क्षारीय, और 7 होने पे उदासीन कंसीडर होता है। देखिए इस लाइन से मुझे क्वेश्चन याद आ गया जो आपके CGL 3 जो आपका बिहार में SSC एग्जाम हुआ था SSC का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम तथा अंतिम तत्व होते हैं और कथन के रूप में 4 गो ऑप्शन दिया गया था। देखिए तो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम तत्व और अंतिम तत्व जो होते हैं वो क्या होता है, तो प्रथम तत्व हमेशा एक अल्कलाइन मेटल होता है या फिर अल्कलाइन या फिर क्षारीय तत्व होता है ना। कोई भी प्रथम तत्व उठा के देखिएगा, है ना, अपवाद एकाध नहीं तो जनरली मिलेगा। और अंतिम तत्व हमेशा एक नोबेल गैस होता है। तो ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा भी था कि प्रथम तत्व क्षारीय और अंतिम तत्व अक्रिय गैस होता है, वही आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी को आज ही मिला लीजिएगा सब, क्योंकि मैंने बताया है कि समूह 1 ही अल्कलाइन मेटल है, समूह 2 को अर्थ अल्कलाइन मेटल कहा जाता है और समूह 18 में नोबेल गैस रखा जाएगा। तो प्रथम और अंतिम नहीं पकड़ लोगे यहाँ से, तो याद होना चाहिए, किसी न किसी रूप में आपको क्वेश्चन जो है बनवा देता है जी। इसके अलावा प्रबल अम्ल 0 से 3.5 तक पीएच होगा, कमजोर अम्ल 3.5 से 7 के बीच में, क्योंकि 7 अगर पहुंच गया तो न्यूट्रले हो जाएगा, है ना। इसके अलावा दुर्बल क्षार क्या होता है 7 से 10.5, प्रबल क्षार क्या होगा 10.5 से आगे। ठीक है, तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार जान गए। जो आपका पीएच स्केल का खोज कौन किसने किया था, 1909 में आपका सोरेनसन ने किया था। इसके अलावा आपने आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा सा एडिशनल जानकारी देख लिया। दुर्बल अम्ल कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है ना। दुर्बल अम्ल जो है कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। प्रबल अम्ल क्या करता है, अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। दुर्बल क्षार में क्या होता है ना, OH आयन देता है, वो भी कम मात्रा में। जो दुर्बल क्षार है वो कम मात्रा में OH आयन देगा, और जो प्रबल क्षार है वो ज्यादा मात्रा में OH आयन देगा। तो इससे भी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि अम्ल कौन सा आयन देता है, तो हाइड्रोजन आयन। ठीक है, और जो क्षार है वो कौन सा आयन देता है, हाइड्रोक्साइड OH निगेटिव OH आयन। इनके अलावा यहाँ पे कुछ तत्व हैं जो नेचुरल पाए जाते हैं अम्ल, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जैसे बैटरी में प्रयुक्त अम्ल 0 से 1 होता है। बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसे आयल ऑफ विट्रियोल भी कहते हैं और रसायन का राजा भी कहते हैं। ठीक है, जठर रस जो पेट में गैस्ट्रिक जूस होता है उसका पीएच कितना होता है, 1.2 से 2 के बीच में। सिरका नींबू 2.2 से 3.4। सोडा शराब संतरे का रस 4 तक होता है। टमाटर में 4.5 तक होता है। ब्लैक कॉफ़ी में 5.5 तक। अम्लीय वर्षा 2 से 5.6, इसीलिए 5.6 से नीचे अगर हुआ वर्षा का पीएच वैल्यू तो हम कहते हैं भाई एसिड रेन हो रहा है। और एसिड रेन किसके कारण होता है, NO2 और SO2 के कारण एसिड रेन की घटना होती है, जिससे ताजमहल की चमक घट रही है। सामान्य वर्षा का जो पीएच वैल्यू होता है 5.6 से 6 के बीच में होता है। दूध लार शुद्ध जल का देखिए 7, इसीलिए शुद्ध जल न्यूट्रल होता है। और वर्षा के जल को ही शुद्ध जल माना गया है, लेकिन पृथ्वी पे गिरने से पहले, क्योंकि पृथ्वी पे गिरेगा तो मिट्टी में जो मिनरल्स वगैरह हैं, जो आपका अन्य चीज है वो भी मिल जाता है, तो अशुद्ध हो जाता है। मानव मूत्र 7.3 से 7.5। इसी प्रकार से ये पीएच वैल्यू आप सीट से याद कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये कभी भी पुराने नहीं होंगे। अब देखिए इमली वगैरह में जो है ये कहाँ पाया जाता है, कौन सा अम्ल, तो टार्टेरिक अम्ल इमली अंगूर में। मैलिक अम्ल आपका सेब में या कच्चे फल में। लैक्टिक अम्ल आपका दूध में।
बेंजोइक अम्ल हरी घास पत्तियाँ, है ना। इसके अलावा कार्बनिक अम्ल सोडा वाटर में, सिट्रिक अम्ल नींबू और नारंगी और या फिर जो भी आपका सिट्रस फल है, इरूसिविक अम्ल सरसों के तेल में, एसिटिक अम्ल सिरका में, एमिनो अम्ल प्रोटीन में, क्योंकि प्रोटीन एमिनो अम्ल ही है और एमिनो अम्ल प्रोटीन ही है, ठीक है। इसके अलावा फॉर्मिक अम्ल बिच्छू चींटी या सबके डंक में, ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में, ऑक्जेलिक अम्ल घास फूस में भी पाया जाता है, टमाटर में भी पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के पेट में HCl ही पेट में जो भोजन के माध्यम से जो भी कीटाणु चले जाए उसको मारने के लिए उत्तरदायी है। ग्लूटेमिक अम्ल ये गेहूं में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ अम्ल का नेचुरल सोर्स है, जरूर ध्यान रखें। अम्ल और क्षार के प्रतिक्रिया से जो उत्पाद बनते हैं वो क्या क्या बनते हैं, तो लवण और जल का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH बेस है, इससे प्रतिक्रिया करा देंगे तो NaCl साधारण नमक और जल मिल जाएगा, यानी लवण और जल मिल जाएगा। अम्लीय वर्षा को सबसे पहले जो नाम दिया रॉबर्ट स्मिथ ने दिया था, SO2 के कारण होता है, बता दिया था। pH वैल्यू जब 5.6 से नीचे जाएगा। इसके अलावा अम्लराज होता है, अम्लराज जिसे आप एक्वारेजिया कहते हो, जो HCl और HNO3 के संयोग से बनता है। HNO3 नाइट्रिक अम्ल और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इन दोनों के संयोग से बनता है। इसी में धातु सोना जो है घुलता है बाद बाकी, और किसी में स्वर्ण नहीं घुलते हैं। हाइपो सॉल्यूशन जिसे सोडियम थायोसल्फेट कहते हैं, इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी में निगेटिव और भी रूप में किया जाता है आपका सोडियम थायोसल्फेट का। एक प्रश्न है, टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड और होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक तो हो जाएगा MS स्वामीनाथन, और होम इन द वर्ल्ड के लेखक हो जाएगा अमर्त्य सेन। ये दोनों ही अपने आप में बड़े बड़े कैरेक्टर हैं इंडिया में, ठीक है। MS स्वामीनाथन साहब को हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं इंडिया के अंदर। वर्ष 2024 में 5 विभूतियों में एक विभूति MS स्वामीनाथन साहब भी हैं, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य उन्नत किस्म के खाद और बीज का इस्तेमाल कर खाद्यान्न के पैदावार को बढ़ाना था। भारत के लिहाज से हरित क्रांति सबसे पहले 1967 में पंजाब में दस्तक देती है। दूसरा क्रांति यानी दूसरी लहर जो हरित क्रांति की, जैसे कोरोना की कितने लहर आए, कंप्यूटर की अभी 5वीं 6ठी इस प्रकार से चल रही है ना, 4ठी 5वीं मेन रूप से, लेकिन 6ठी भी अंडर प्रोसेस समझ लीजिए। कंप्यूटर तो काफ़ी, अभी AI टेक्नोलॉजी वगैरह भी आ गए, है ना। तो इसी प्रकार से जो हरित क्रांति की दौड़ चली, 2 बार मुख्यतः चली। एक बार आपका दूसरा जो लहर रहा है 1975 से 80, कहीं कहीं 1978 से आप 80 देखेंगे, तो घबराने की बात नहीं है। इसी दरमियान इसी रेंज में जो रहेगा आपको मारना है। हरित क्रांति सबसे अधिक असर किस फसल पे, गेहूं फसल पे। हरित क्रांति से संबंधित HIV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वैरायटी। ये HIV वायरस नहीं है, ये दूसरा चीज है, हाई यील्डिंग वैरायटी HIV है ना। इसके अलावा अमर्त्य सेन की अन्य पुस्तकों में बात करेंगे, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, द सेंचुरी ऑफ फर्स्ट वॉयज, हंगर एंड पब्लिक एक्शन, भारत और उसके विरोधाभास, ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, द आइडिया ऑफ जस्टिस ETC। ये सब जो है आपके अमर्त्य सेन साहब के पुस्तक हैं। अमर्त्य सेन भारत के लिए प्रथम अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने नोबेल इकोनॉमिक्स में प्राप्त किया था। फिर 2019 में भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी भी इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, ठीक है। फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल के विजेता, आप लोग लाइक नहीं किए क्या तो कर दीजिए। फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल के विजेता कौन है, एगा स्विटेक। ये अभी बहुत कम दिनों की बात है, चूंकि ऐसे जो ये टेनिस के ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट होता है। फ्रेंच ओपन 2024 पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कारेज स्पेन के हैं। फ्रेंच ओपन 2024 महिला एकल के विजेता एगा स्विटेक, ये पोलिश हैं, पोलैंड के हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 पुरुष एकल के विजेता यानिक सिनर इटली के हैं, पहली बार है, VBI कर लीजिएगा, इनका पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 महिला एकल के विजेता आरेना सबलेंका, इनका दूसरा है। फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता को आप क्या कहते हो, रोनाल्ड गैरोस प्रतियोगिता भी कहते हो। क्या कहते हो, रोनाल्ड गैरोस प्रतियोगिता भी कहते हो। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भाई टेनिस के 4 महाकुंभ होते हैं, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, विंबलडन, अमेरिकन ओपन, तो उसी प्रकार से टेनिस के महान प्रतियोगिता का आरंभ होने का क्रम सबसे पहले साल के शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया ओपन होगा, फिर फ्रेंच ओपन होगा। चूंकि अभी 6ठा महीना चल रहा है तो यही दोनों हुआ, अभी 2 बाकी है, विंबलडन और अमेरिका ओपन बाकी है। सबसे नई प्रतियोगिता ऑस्ट्रेलिया ओपन है, इसकी स्थापना 1905 में हुआ था, और सबसे पुरानी विंबलडन है, 1877 से चल रहा है, ठीक है। विंबलडन का जो है इंग्लैंड देश के नाम जुड़ा हुआ है, जैसे सभी में आपने देश का नाम सुना होगा, जैसे फ्रेंच ओपन मतलब फ्रांस से जुड़ा हुआ है, अमेरिका ओपन मतलब USA से जुड़ा हुआ है, इसके अलावा कौन सा ऑस्ट्रेलिया ओपन मतलब ऑस्ट्रेलिया जुड़ा हुआ है, तो
विंबलडन में कौन सा देश है, तो आप कहोगे इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इंग्लैंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। फ्रेंच ओपन जो है ये मिट्टी के मैदान में खेले जाते हैं, विंबलडन जो है ये घास के मैदान में खेले जाते हैं, और बच गया दोनों जो है हार्ड कोर्ट में खेला जाता है ना, आपका कौन सा, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए वाला। सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट के विजेता वर्तमान में कौन है, नोवाक जोकोविच है। इनके पास कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ट्रॉफी है, तो 24 गो है ना, 24 गो। इसके अलावा मेडागास्कर अफ्रीका के मुख्य भूमि से किस चैनल द्वारा अलग होता है, मुख्य भूमि से अगर अलग होती है, अफ्रीका को अलग करता है मेडागास्कर, तो ये कौन सा भूमि है, तो मोजाम्बिक चैनल के द्वारा अलग होता है मेडागास्कर अफ्रीका के मुख्य भूमि से। मेडागास्कर कहाँ स्थित है, ये अटलांटिक महासागर में, माफ कीजिएगा हिंद महासागर में, सॉरी हिंद महासागर में है। और हिंद महासागर है ना दुनिया के 5 बड़े महासागरों में तीसरा स्थान रखता है, प्रशांत और अटलांटिक महासागर के बाद। हिंद महासागर का जो नाम है आप मिलता जुलता इंडिया से हिंद है ना। सबसे गहरा तथा सबसे विस्तृत महासागर प्रशांत महासागर है, और इसी प्रशांत महासागर में है ना इस समय दुनिया में सबसे गहराई वाला स्थल जो खोजा गया है मरियाना खाई, तो ये प्रशांत महासागर में आपको मिलेगा। प्रशांत महासागर में मैंने बताया था अल नीनो ला नीनो की घटना आती है, ये बात दोनों जरूर ध्यान रखेंगे। अल नीनो गर्म होती है, ला नीनो ठंडा होती है, ठीक है। और भूमध्य सागर में आपका पश्चिमी विक्षोभ का जो है उत्पत्ति होता है, जो भारत में शीतकालीन वर्षा कराता है। ये दोनों क्वेश्चन कभी पुराना नहीं होगा, क्योंकि ये आपके जागरूकता वाली क्वेश्चन है। पाक जलडमरू मध्य, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो भी सेफ है, क्योंकि तमिलनाडु के रिलेशन में आप श्रीलंका को अलग करते हो, तो ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों से जुड़ा हुआ माना जाएगा, और ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। बेरिंग जलडमरू मध्य, ये रूस से अलास्का को अलग करता है, यह चैनल आर्कटिक सागर और बेरिंग सागर से जुड़ा हुआ है। स्वेज नहर लाल सागर से भूमध्य सागर को अलग करता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकादमी कहाँ स्थित है, देखिए ये हैदराबाद में। बच्चे क्या करते हैं, जब भी कृषि देखा दिल्ली आंसर लगा देते हैं, दिक्कत हो जाएगा। ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी है ना। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी की स्थापना 1976 में किया गया था। अब देखिए हैदराबाद में और क्या क्या है, राष्ट्रीय विकास संस्थान है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान है, इरडा का मुख्यालय है। इसके अलावा स्टेचू ऑफ इक्वालिटी है, SOE है ना, जो रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, या चार मीनार भी है, ये सब हैदराबाद में है। इनके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ये नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो ये 1929 में, हाँ सही है क्या, 1929 में नहीं जी, ये 1916 में होगा, ये 1916 में होना चाहिए। 1916 कर लीजिएगा, इसको एक बार मिला लीजिएगा, नहीं इसमें 16 ही होगा जी। ICAR का स्थापना 1916 ही होगा। यह भारत में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन संस्था है, तो ये ध्यान रखेंगे। इनके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये देहरादून में है। ये देखिए कंफ्यूजिंग पेयर है, इसीलिए आप कलरफुल इसे देख रहे हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये देहरादून में है। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, ये इसरो की संस्था, ये हैदराबाद में है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है, अलग अलग जगह है ना, तो इनको अलग से जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ब्लू मून, ब्लू मून से आप क्या समझते हैं, ब्लू मून से आप क्या समझते हैं, किसी महीने में आने वाली दूसरा पूरा चांद है ना। 2 पूर्णिमा के बीच में अधिकतम गैप कितनी हो सकती है, मैंने आपको बताया था 29 से 29.53 तक है ना, तो 29.53 तक। तो मान लीजिए किसी महीने में 2 पूर्णिमा आता है, तो जो सेकेंड वाला पूरा चांद डे होगा उसे हम कहते हैं ब्लू मून की घटना, ठीक है। इनके अलावा चांद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, वो भी नेचुरल वाला। शांति सागर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी जो है ये चंद्रमा पे ही स्थित है। चांद पे पहुंचने वाला प्रथम आदमी जो है नील आर्मस्ट्रांग है। आपने चंद्रमा पे से कूदते देखा होगा, क्योंकि वायुमंडल न होने के कारण स्थिर से नहीं चल पाता, आदमी कूदता रहना पड़ता, मोशन में रहता। इसके अलावा ये 1969 में गया था। दूसरा जो आदमी है इनका नाम है बज एल्ड्रिन। मैंने कई बार दूसरे आदमी का भी नाम पूछते देखा है। सप्तर्षि मंडल या उर्सा मेजर, इस तारा मंडल को अन्य नाम हम किससे जानते हैं, बिग डीपर या ग्रेट बियर, ठीक है। ये RRB NTPC में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इनके अलावा पूर्णिमा के बाद आगामी 14 दिन के जो समय होता है उसमें क्या होता है, चांद की आकार घटता जाता है, ठीक है ना। तो उस काल को क्या कहता है, तो चांद्र का क्षयन अवस्था कहते हैं, जो पूर्णिमा के आगे की 14 दिन की अवधि होगी। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, रात में तो चमकता है, नहीं चमकता नहीं है। सूर्य की प्रकाश ही जब रात हो जाती है तो चंद्रमा से टकराता है, तो हमें जो है चमकता हुआ दिखाई देता है, अर्थात सूर्य के प्रकाश को ही रिफ्लेक्ट करता है चंद्रमा। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 3.84 × 10⁵ किलोमीटर
ठीक है। पृथ्वी की द्रव्यमान कितनी है? 6 × 10⁻24 किलोग्राम, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम होगा। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? रेडियस 6.4 × 10⁻6 मीटर। ये तीनों ही क्वेश्चन रेलवे में 2022 में पूछा गया है। मैंने तीनों पॉइंट यहाँ पे रखा है, आप जैसे याद कर पाए भाई साहब, है ना, याद जरूर रखिएगा, है ना। और एक पृथ्वी का घनत्व मैं एक दिन और पूछा था, आप लोग बताए नहीं, आज फिर पूछता हूँ पृथ्वी का घनत्व कितना होता है। इसके अलावा थोड़ा सा हिंट देता हूँ, एक तो वर्ड 5 है, उसके आगे क्या है बताइए। किसी पिंड का भार सबसे कम भूमध्य रेखा पर होता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को बीचों बीच बांटती है। भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को डोलोड्रम कहते हैं। भूमध्य रेखा के ही 5 डिग्री उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र को ITCZ जोन कहा जाता है ना। ITCZ जोन, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन कहते हैं, इसका फुल फॉर्म भी पूछता है। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन पूछा गया है RPF 2019 में कि भूमध्य रेखा के तुलना में भारत की स्थिति क्या है, तो 8 डिग्री नॉर्थ है। क्या है भाई? 8 डिग्री नॉर्थ है भारत। इसके अलावा जो 8 को ग्रह जो है ना, इनको भी समझ लीजिएगा। 8 ग्रह जो है ये सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार करेक्शन करके दे दूंगा, यहाँ गृह लिखा गया है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। आकार के अनुसार पृथ्वी, शनि, आकार के अनुसार एक सेकेंड देखिए, सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि छूट गया है जी, यही तो मैं बोल रहा हूँ। साते को कैसे, यहाँ एगो शनि कर लीजिएगा, ठीक है, शनि कर लीजिएगा, ठीक है। शनि, अरुण, वरुण, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका मैंने बताया था कि भाई आपको जो है सूर्य के पास सबसे छोटा बेटा को बैठाना है। सबसे छोटा ग्रह कौन है? क्षेत्रफल के हिसाब से बुध है। उसके बाद क्या करना है? पृथ्वी को याद रखना है कि ये 3 नंबर पे आती है, बस इतने से काम हो जाता है। पृथ्वी को हमको याद रखना है कि 3 नंबर पे आती है। सूर्य के पास उसका सबसे छोटा बेटा बुध बैठ गया है। अब 2 बहन हमेशा एक ही जगह बैठ के कुछ ना कुछ बात करती रहेगी, तो पृथ्वी की बहन होती है शुक्र, है ना। तो इसीलिए शुक्र जो है पृथ्वी से पहले बैठ गई है। तो ये 3 अगर मुझे याद हो गया तो आगे अपने आप याद हो जाएगा। अब हम दिन का क्रम पढ़ देते हैं। तो रविवार कोई ग्रह नहीं होता है, सोमवार कोई ग्रह नहीं होता है, मंगल ग्रह होता है, तो पृथ्वी के बाद मंगल रख लेंगे, ठीक है। बुध होता है ग्रह, बुध को रखना तो था, लेकिन बुध छोटा होने के कारण पिताजी के पास पहले बैठा है, तो बुध का पत्ता कट। बुध के बाद बृहस्पति, अब हम मंगल के बाद बृहस्पति रख लेंगे। फिर शुक्र तो रखना तो था, लेकिन बहन के पास पहले ही बैठ चुका है, तो शुक्र के बाद क्या? शनि, और 2 जो बच गया अरुण, वरुण बैठा देंगे, तो आपका क्रम हो जाता है ना। अगर आप क्षेत्रफल के अनुसार बात करेंगे ग्रह का, है ना, तो 4 को जो सबसे लास्ट में आप पढ़े हो उसको पहले उठा लेना। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। जो सूर्य के बढ़ते दूरी के अनुसार 4 को लास्ट का ग्रह है, वो आकार के अनुसार 4 को पहला ग्रह हो जाता है, ठीक है। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये 4 को ग्रह पहला हो गया। 5 नंबर पे हमारी पृथ्वी, है ना, और 6 नंबर पे शुक्र, मंगल, और सबसे छोटा तो पता ही है बुध। तो लास्ट में झंझट क्या बचता है? शुक्र और मंगल को याद रखने की झंझट बढ़ जाती है आकार के अनुसार, क्योंकि जो लास्ट का 4 है वो 4 को बड़का ग्रह है, ठीक है जी। अगर आप सूर्य से क्रम याद कर लिए, बहुत क्वेश्चन याद कर लिए, जो 4 को नजदीक का होगा ना, ये आंतरिक ग्रह भी, इंटरनल ग्रह भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह भी कहते हैं, खुले आंख से देखे जाने वाली ग्रह भी कहते हैं, सघन ग्रह भी कहते हैं। ये 4 को जो 4 को बाहरी हो जाएगा, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये है कम घनत्व वाला ग्रह है ना। ये जो है बाहरी ग्रह है या फिर जोवियन ग्रह है। इतने बात आप याद हो गया, चलते हैं। बिना उपग्रह ग्रह वाला, जो जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, ये बुध और शुक्र है। लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। अगर पृथ्वी ऑप्शन में नहीं है तो यूरेनस से काम चलाएंगे, ठीक है। यूरेनस को भी आप नीला ग्रह कह सकते हो। अगर पृथ्वी ऑप्शन में नहीं है तो कान खोल के सुनना। पीला ग्रह लूसीफर ग्रह, पृथ्वी का बहन, सबसे चमकीला ग्रह, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये सब का शब्द इस्तेमाल हुआ है शुक्र ग्रह के लिए। सबसे गर्म ग्रह को और जोड़ लीजिएगा, शुक्र हो जाएगा, है ना। हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। तो ये कुछ ग्रह वाली बात। शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाया जाएगा? रिंग पाया जाता है ना। अभी मैंने पार्थिव ग्रह और आंतरिक ग्रह बता ही दिया। सूर्य के नजदीक वाले जो ग्रह है पार्थिव है, दूर वाले जो है बाहरी ग्रह है। देखिए, सूर्य का परिक्रमण और परिभ्रमण 2 अलग अलग चीज होता है। ये है परिक्रमण, ये है परिभ्रमण। परिक्रमण मतलब सूर्य का चक्कर लगाएगा,
अब परिभ्रमण मतलब अपने ही एक्सिस पे चक्कर लगाएगा। तो परिक्रमण सबसे पहले यानी सूर्य का चक्कर सबसे पहले कौन लगाएगा? मान लीजिए यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे मेरा घर है, ए मेरा घर है और बी आपका घर है। अगर हम दोनों की चाल लगभग आदमी है तो लगभग सेम ही होगा, है ना। तो मैं पहले पहुंचूंगा कि पहले आप पहुंचोगे? तो पहले मैं पहुंचूंगा। तो इसीलिए सूर्य से नजदीक में जो भी है ग्रह वो उतना जल्दी सूर्य का चक्कर लगा लेता है। तो सबसे नजदीक में बुध होने के कारण सबसे पहले बुध लगा लेता है, सबसे बाद में कौन लगाएगा? अरुण लगाएगा। लेकिन जो अपने एक्सिस पे घूर्णन रोटेशन है वो सबसे कम समय में बृहस्पति रोटेट हो जाता है और सबसे अधिक समय में शुक्र रोटेट होता है। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी का पोजीशन जैसे ग्रह का क्रम है 5वां, वैसे ही अपने एक्सिस पे रोटेट होने में समय 5वां लगाता है। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? फ्रेडरिक मिस्चर ने। डीएनए की खोज 1869 में फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। वाटसन और क्रिक ने 1953 में हाइड्रोजन बैंड से जुड़े 2 स्ट्रैंड के साथ डीएनए की द्विकुंडलित डबल हेलिक्स संरचना प्रस्ताव, इस प्रकार से नहीं किया डबल हेलिक्स वाला, इसमें ऐसे खांचे बने रहते हैं, देखिए, है ना। तो ये वाली खोज किए थे कौन भैया? आपका वाटसन एवं क्रिक ने। इनके अलावा डीएनए को पॉलीमरेज आर्थर कोनबर्ग द्वारा 1959 में अलग किया गया था। पहले व्यक्ति थे कौन? आर्थर कोनबर्ग, जिन्होंने डीएनए के पॉलीमरेज को अलग किए थे। इनके अलावा ना बीट्रो में पहले डीएनए को अणु को संश्लेषित किए थे ये आर्थर कोनबर्ग, इनके जो अलग किए थे बीट्रो मतलब संश्लेषण करने वाली पात्र से समझ लेना यहाँ पे। इनके अलावा एक हरगोविंद खुराना से इसमें क्वेश्चन आता है ना, कि प्रोटीन संश्लेषण में आनुवांशिक कोड का प्रयोग हरविंद खुराना ने प्रयोगशाला में किया था, इसीलिए इनको नोबेल भी मिला था 1968 में। जीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग विलियम जोहानसन ने किया था। आनुवांशिकता का वाहक क्या होता है? डीएनए का जीन, डीएनए भी ऑप्शन में है, जीन भी ऑप्शन में। आनुवांशिकता का वाहक क्या होता है? तो जीन आंसर मानना है, न कि डीएनए, ठीक है। जीन किसी भी जीव में क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। क्रोमोसोम के जो न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक होते हैं, उसमें पाए जाते हैं, है ना। क्रोमोसोम के जो न्यूक्लियस होते हैं उसमें आपका जीन पाया जाता है जो आनुवांशिक का वाहक होते हैं। मानव में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। अगला प्रश्न हमारा, एक दूसरे के r दूरी पर रखे m तथा n द्रव्यमान वाली 2 वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? देखिए कोई भी पिंड है, 2 पिंड होता है, मान लीजिए पिंड A है और ये पिंड B है, इसकी द्रव्यमान m है, इसकी द्रव्यमान n है, बीच की दूरी r है, ठीक है। तो इनके बीच में जो आपका बल लगेगा, फोर्स लगेगा इनके बीच में, ये फोर्स का वैल्यू क्या होता है? ये फोर्स का वैल्यू होता है g इंटू दोनों का द्रव्यमान के गुणनफल और बत्ता दूरी का स्क्वायर, इस केस में r का स्क्वायर। तो यहाँ पे सीधा आंसर हो जाएगा r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा अगर 2 स्वतंत्र पिंड अलग अलग आवेश के हैं और कुछ दूरी पे रखा गया है तो, ठीक है। तो उनके बीच में जो लगने वाले बल है, यहाँ पे आपका सूत्र लिखा है। जी का वैल्यू भी पूछता है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा केजी इनवर्स 2 होगा। अगर आप बट्टा में लिखना चाहे तो केजी स्क्वायर होगा। छोटका जी का मान भी पूछता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। एगो प्रश्न मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप लोग बना लेना। ए का द्रव्यमान 10 किलो है, चलो बना ही देता हूँ। ए का द्रव्यमान 10 किलो है, एक पिंड है जिसका द्रव्यमान यहाँ पे 10 किलो है। बी एगो पिंड है जिसका द्रव्यमान 15 किलो है। बीच की दूरी पता नहीं है, x है ना। और दोनों पिंड के बीच अगर कुल 12 न्यूटन का बल लगता है, F का वैल्यू यहाँ पे 12 न्यूटन दे रखा है, तो बोल रहा है कि G के टर्म में x की वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे इस सूत्र से आप नहीं रख दोगे, तो G के टर्म में मतलब G को सॉल्व नहीं करना है। G गुने 10 गुने 15, हम दोनों द्रव्यमान के गुणनफल कर लिए और x स्क्वायर यहाँ कर लिया और यहाँ पे F का वैल्यू दे ही दिया है 12 न्यूटन। अब कोना कानी गुना कर लेंगे, x स्क्वायर का वैल्यू 150 G/12 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 150 G/12 आ जाएगा। x का वैल्यू √150 G/12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, मैथ तो आता ही है ना। तो ये आपका बन जाएगा, मैंने अपने मन से मतलब अंक रख दिया इस न्यूमेरिकल में, बाद बाकी मिला के दिया जाएगा जब भी आपसे पूछेगा। भारत में जीडीपी का निर्धारण किस संस्था के द्वारा होता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। एनएसओ का गठन 2019 में सीएसओ और एनएसओ को मिला के किया गया था। एनएसएसओ नमूना वाला सर्वेक्षण, सीएसओ दोनों को मिला के बना दिया गया केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, है ना। ये आपका एनएसओ, ठीक है। जो आपका भारत में मौद्रिक नीति वगैरह नोट छापने का काम, सूक्ष्म वित्तीय कंपनी को रेगुलेट करने का काम, ये सब आरबीआई करता है। शेयर बाजार का काम ये आपका सेबी करता है, ऊपर समझा चुका था। भारत में गरीबी रेखा का आकलन नीति आयोग के स्टाफ फोर्स करते हैं। एशिया की सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज ये आपका बॉम्बे वाला बता चुका था। नाबार्ड के बारे में बता चुका था। इसके अलावा
इंपीरियल बैंक एसबीआई के बारे में बता चुका था। भारतीय इतिहास में सबसे कम उम्र के सांसद कौन बन गए हैं? सांभवी चौधरी बन गए हैं। ये बिहार के समस्तीपुर से लोजपा कैंडिडेट है, लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान वाला, है ना। तो इसमें जो है ये जीत करके सबसे कम उम्र के सांसद बनने का रिकॉर्ड बनते ही चंद्रानी मुर्मू की 25 वर्ष 11 महीने की रिकॉर्ड को खारिज कर दिया। इन्होंने मात्र 25 वर्ष में सांसद बनी है। 18वीं लोकसभा का कार्यकाल 2024 से 2029 होगी। मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र के जो मंत्री बने हैं ये बने हैं किंजरप्पू राम मोहन नायडू, ठीक है। इसके अलावा नोट कैबिनेट मंत्रिमंडल के पदों का बंटवारा पीडीएफ टेलीग्राम में हमने पहले ही दे दिया है, आज मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दूंगा। भारत में सबसे अधिक बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है ना। उत्तर प्रदेश में देखिए क्या क्या चीज में टॉप पे है, तो हवाई अड्डा में टॉप पे है, इसे करेक्शन कर लीजिएगा। किसी एक वीडियो में जो है वहां पे महाराष्ट्र गुजरात बोला गया है ना, और वहां पे मैंने कमेंट पिन कर दिया था। तो हवाई अड्डा में उत्तर प्रदेश टॉप पे है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक रेल मार्ग की विस्तार है, तो रेल स्टेशन भी हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का क्षेत्र पाया जाता है। उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद सबसे अधिक जीडीपी प्रोड्यूस करता है। सबसे अधिक चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे अधिक खाद्यान्न का पैदावार उत्तर प्रदेश में होता है। गेहूं और गन्ना का पार्टिकुलर यूज मतलब उत्पादन जो है ये भी उत्तर प्रदेश में होता है। तो उत्तर प्रदेश कई महीनों में टॉप पे है। विश्व में सबसे लंबी प्लेटफार्म पहले गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब हुबली होता है, जिसे सिद्धारूढ़ स्वामी जी महाराज स्टेशन भी बोलते हैं, कर्नाटक के अंदर। भारत में सबसे बड़ी रेलवे स्टेशन जो है ये व्यस्तता के आधार पे हावड़ा स्टेशन कोलकाता के हैं, है ना। भारत में रेलवे की शुरुआत 1853 में। अभी जो सबसे हाई स्पीड के ट्रेन है इंडिया में उसे वंदे भारत एक्सप्रेस कहते हैं। 2019 में चला था बनारस से दिल्ली के बीच, है ना। भारत का पहला रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ोदरा में खोला गया था। देखिए दोस्तों टाइम तो लगेगा ही, इतने कंटेंट मैं पढ़ाऊंगा तो टाइम तो लगेगा ही, और समझाना चाहता हूँ तो टाइम काफी लग गया मेरे ख्याल से। इस वीडियो में 1 घंटा 19 मिनट हो गया। ये अंतिम क्वेश्चन था। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। इस प्रकार के 30 सेट की क्लास और पीडीएफ अगर आप पाते हैं तो ये 49 रुपये की है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ले सकते हैं। एसएससी के लिए भी है, बीएसएससी के लिए भी है, यूपीपी के लिए, है ना, रेलवे के लिए, सभी कई सारे एग्जाम की कंटेंट अवेलेबल है। आप ले लीजिए, ले सकते हैं तो, है ना, अगर आप विश्वास करते हैं तो। और मेरे पे वही बच्चा मुझसे लेते भी हैं जो विश्वास करते हैं। जैसे कि आपने देखा ही होगा पास्ट में जो कई सारे रिजल्ट का आपने स्क्रीनशॉट मेरे चैनल से देखते होंगे, तो आपको जो है घाटा की सौदा नहीं होगा। इतने कम पे में जो है आपको कोई ऐसा कंटेंट नहीं देगा, ये तो आप विश्वास रखिए मेरा, है ना। और जो आप कहीं और पेड वेड में पढ़ेंगे ना वही चीज़ यहाँ भी शायद आप पढ़ते हैं, और उससे कहीं ज़्यादा बेहतर पढ़ते हैं। क्योंकि कम पढ़ के ज़्यादा कर लेना ये मेरे लिए, मैं इसी पे काम करता आया हूँ और यही पे काम करता रहूँगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।